रात के 10 बजे शहर पर आसमान ऐसे बरसा जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। हर गली, हर सड़क पानी से लबालब थी और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। बिजली की कड़क के साथ घना अंधेरा छा जाता। हर बार जब बिजली चमकती, शहर की इमारतें एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहाती, फिर सब कुछ फिर से स्याह हो जाता। इसी तूफानी रात में शहर के बाहर सुनसान रास्ते पर एक महंगी गाड़ी खड़ी थी। हेडलाइट्स बंद, वाइपर रुके हुए, आसपास कोई इंसान नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज। गाड़ी के अंदर ड्राइवर सीट पर रमेश खन्ना की लाश थी। उसकी आंखें खुली थीं, मानो आखिरी पल में किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उनकी सफेद शर्ट पर गहरा लाल धब्बा और घड़ी की सुइयां 8:15 पर रुकी थी। खून अब भी ताजा था और बारिश की बूंदें उसे धीरे धीरे बहा रही थीं। बारिश की बूंदें गाड़ी के खुले शीशे से अंदर आकर उनके चेहरे को भिगो रही थीं, मानो आसमान भी इस मौत पर आंसू बहा रहा हो। हर बूंद जैसे एक गवाह थी जो चुपचाप सब देख रही थी। कुछ घंटे बाद पुलिस की गश्त ने गाड़ी देखी। दूर से ही गाड़ी की खामोशी में कुछ अजीब सा डर छुपा था। सब इंस्पेक्टर यादव ने टॉर्च से अंदर झांका। नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फॉरेंसिक टीम पहुंची, लेकिन बारिश ने लगभग सारे निशान मिटा दिए थे। हर सुराग पानी में बह गया था। गाड़ी के बाहर कोई उंगलियों या पैरों के निशान नहीं थे, जैसे कातिल खुद भी बारिश में घुल गया हो। रमेश खन्ना की मौत की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था कि इतनी सुरक्षा के बावजूद ऐसा कैसे हो गया। वो बड़े बिजनेसमैन थे, दोस्त भी, दुश्मन भी। उनके नाम से ही शहर में हलचल मच जाती थी। हर कोई यही सोच रहा था, आखिर इतनी बेरहमी से उन्हें किसने मारा? क्या कोई पुराना दुश्मन था या कोई करीबी? क्या यह कोई बिजनेस की दुश्मनी थी या पारिवारिक झगड़ा? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। पुलिस के पास एक लाश थी, एक गाड़ी थी और एक तूफानी रात की कहानी। लेकिन कहानी के सबसे अहम किरदार, कातिल का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन कातिल कौन था, इसका कोई सुराग नहीं। हर सुराग, हर निशान बारिश में धुल चुका था। ये कत्ल बारिश के पर्दे के पीछे अंजाम दिया गया था और अब उस पर्दे को हटाना नामुमकिन लग रहा था। शहर की रात, बारिश और एक लाश, तीनों मिलकर एक रहस्य बन गए थे। अगले कुछ दिन पुलिस के लिए भारी थे। इंस्पेक्टर यादव और टीम ने रमेश खन्ना के घर, ऑफिस, परिवार, दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स से पूछताछ की। हर कोई दुखी होने का नाटक कर रहा था, पर उनकी आंखों में कुछ और था, लालच, डर या छुपा हुआ गुस्सा। सबने कहा, रमेश खन्ना अच्छे इंसान थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था। फोरेंसिक रिपोर्ट ने बताया, मौत सीने में पास से गोली लगने से हुई। हथियार नहीं मिला, गाड़ी में कोई सुराग नहीं। पुलिस के हाथ खाली थे। कातिल शातिर था या बारिश ने सब छुपा लिया? मीडिया का दबाव बढ़ता गया। अखबारों में हेडलाइन, टीवी पर बहस, अफसरों का प्रेशर। इंस्पेक्टर यादव को लगने लगा केस हाथ से निकल रहा है। एक हफ्ते बाद पुलिस लगभग हार मान चुकी थी। तभी सीनियर अफसर ने एक नाम सुझाया, डिटेक्टिव विक्रम सिंह। पुलिस के लिए यह आखिरी उम्मीद थी। केस अब विक्रम सिंह को सौंपने का फैसला हुआ। डिटेक्टिव विक्रम सिंह का नाम अपराध की दुनिया में एक पहेली था। उनके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता था। पुलिस में नहीं, पर पुलिस से ज्यादा केस सुलझा चुके थे। उनकी सोच और नजरिया आम जांच अधिकारियों से बिल्कुल अलग था। उनका तरीका अलग था। वो सबूत नहीं, कहानियां ढूंढते थे। उनके लिए हर सुराग एक कहानी का हिस्सा था, हर निशान एक सुराग। उनका मानना था, हर जुर्म के पीछे एक कहानी होती है और वही कहानी उन्हें सच्चाई तक ले जाती थी। इंस्पेक्टर यादव ने केस की फाइल दी। विक्रम बोले, मुझे क्राइम सीन पर ले चलिए। उनकी आवाज में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अगले दिन विक्रम सिंह सुनसान सड़क पर खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा और रहस्य का माहौल था। बारिश थम चुकी थी, पर जमीन गीली थी। हर कदम पर मिट्टी में छपे निशान, जैसे कोई कहानी बयां कर रहे हो। विक्रम ने आंखें बंद कर उस रात को महसूस किया। अंधाधुंध बारिश, कड़कती बिजली, खौफनाक मंजर, हर आवाज, हर बूंद उनके दिमाग में गूंज रही थी। उन्होंने पूछा, गाड़ी ठीक इसी जगह मिली थी? यादव ने विस्तार से बताया। विक्रम हर शब्द ध्यान से सुन रहे थे।
विक्रम चुपचाप सुनते रहे, नजरें जमीन पर। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने सड़क, खेत, जंगल, ढलान, हर चीज का नक्शा दिमाग में बनाया, हर दिशा में छुपे संकेतों को समझने की कोशिश की। फिर बोले, नदी, यही तो कहानी की शुरुआत है। उनकी नजरें दूर बहती नदी पर टिक गई। पुलिस टीम विक्रम के बर्ताव को समझ नहीं पा रही थी। उनके लिए यह सब नया और अजीब था। वो मिट्टी और पानी में कुछ ढूंढ रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ कत्ल नहीं, एक चुनौती थी। विक्रम सिंह के लिए हर केस एक नई पहेली, एक नई कहानी थी, जिसे सुलझाना उनका जुनून था। विक्रम सिंह ने सड़क के किनारे गीली मिट्टी पर ध्यान लगाया। बारिश के बाद मिट्टी नरम थी, निशान सूखने लगे थे। पुलिस को कुछ नहीं मिला था, पर विक्रम पानी के बहाव की दिशा समझ रहे थे। उन्होंने देखा, सड़क की ढलान से पानी खेतों की तरफ गया था। शायद कोई सुराग भी वहां ले गया। विक्रम धीरे धीरे उस रास्ते पर चले जहां पानी सबसे तेज बहा था। कुछ दूर मिट्टी ज्यादा उखड़ी दिखी, जैसे किसी ने पैर रखा हो और फिसला हो। विक्रम घुटनों के बल बैठ गए, ध्यान से देखा। कीचड़ में जूते की एड़ी का आधा निशान था। बारिश ने बाकी मिटा दिया, पर यह बच गया। यह खास डिजाइन वाले महंगे जूते का निशान था। अब विक्रम को यकीन हो गया, कातिल पैदल भागा था और यही पहला सुराग था। जैसे ही पहला सुराग हाथ लगा, मैंने अपनी जांच का दायरा रमेश खन्ना के परिवार और उनके बिजनेस पार्टनर्स तक सीमित कर दिया। अब शक की सुई घर के भीतर ही घूमने लगी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उस रात का माहौल भी कुछ अलग ही था। हर कोई बेचैन, हर चेहरा कुछ छुपाता हुआ। सबसे पहले मैंने रमेश की पत्नी सुधा से बात की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा झलक रहा था। उसकी आवाज में दर्द था, पर हर जवाब में कोई न कोई झिझक छुपी थी। मैंने पूछा, रमेश जी का किसी से झगड़ा हुआ था? सुधा ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में सुरेश के साथ पैसों को लेकर अनबन की बात सामने आ गई। उसकी बातों में विरोधाभास साफ दिख रहा था। इसके बाद मैंने बेटे राहुल से मुलाकात की, 25 साल का, जो अपने पिता के पैसों पर ऐश करने का आदी था। उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। राहुल ने बताया कि उसके और उसके पिता के बीच अक्सर पैसों को लेकर बहस होती थी, क्योंकि रमेश उसे पैसे देने से मना कर देते थे। उसकी आवाज में नाराजगी भी थी। बातचीत के दौरान राहुल बार बार अपने महंगे जूतों की तरफ देख रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो या किसी बात से असहज हो। मैंने पूछा, कत्ल वाली रात कहां थे? राहुल ने जवाब दिया, दोस्तों के साथ पार्टी में था, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट और हिचकिचाहट साफ महसूस हो रही थी। फिर मैंने बिजनेस पार्टनर सुरेश से सवाल किए। वो अचानक भड़क गया। हाँ, अनबन थी, लेकिन मैं क्यों मारूंगा? उसकी प्रतिक्रिया में गुस्सा और डर दोनों थे। अब हर किसी के पास कत्ल का कोई न कोई मकसद था। पत्नी, बेटा या बिजनेस पार्टनर, तीनों की कहानियां अधूरी और उलझी हुई थीं। शक की सुई बार बार इन्हीं तीनों पर घूम रही थी और हर जवाब के साथ सवाल और गहरे होते जा रहे थे। अब मुझे बस उस आधे जूते के निशान को इन चेहरों में से किसी एक से जोड़ना था। यही कड़ी इस रहस्य को सुलझा सकती थी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी आधे जूते के निशान को असली जूते से मिलाना। विक्रम ने निशान का पैटर्न गौर से देखा। यह विदेशी ब्रांड का महंगा जूता था। शहर के लग्जरी शू स्टोर्स की लिस्ट निकाली, हर जगह पूछताछ की। आखिर एक स्टोर मैनेजर ने पैटर्न पहचान लिया, रॉयल क्राउन ब्रांड का लिमिटेड एडिशन। शहर में सिर्फ 10 जोड़े बिके थे। मैनेजर ने ग्राहकों की लिस्ट दी। लिस्ट में कई अमीर नाम थे, पर एक नाम देखकर विक्रम चौंक गए, राहुल खन्ना। राहुल वही बेटा जो बार बार अपने जूतों को देख रहा था। बाकी 9 लोगों की जांच की, सबके पास पक्का अलीबी था। अब शक के दायरे में सिर्फ एक नाम बचा था, राहुल खन्ना। अब शक पूरी तरह राहुल पर था। विक्रम ने कत्ल वाली रात के समय का चक्रव्यूह बनाया। रमेश खन्ना की घड़ी 8:15 पर रुकी थी। राहुल ने कहा वो क्लब में पार्टी कर रहा था। क्लब के स्टाफ ने पुष्टि की, पर विक्रम ने सीसीटीवी फुटेज देखी। रात 8:30 बजे राहुल वॉशरूम जाता है, फिर 1 घंटे तक गायब रहता है। 9:30 बजे क्लब के पिछले दरवाजे से लौटता है, बाल भीगे,
कपड़ों पर कीचड़। क्लब से क्राइम सीन 20 मिनट दूर था, पर कत्ल 8:15 पर हुआ था। समय मेल नहीं खा रहा था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया, घड़ी झटके या पानी से बाद में भी बंद हो सकती है। अब कहानी साफ थी। राहुल ने पिता को 8:45 के करीब बुलाया, बहस की, गोली मारी, भागा और क्लब लौट आया। उसने सोचा क्लब की मौजूदगी उसे बचा लेगी, पर समय और सुराग ने उसे पकड़ लिया। अब विक्रम सिंह के पास पूरी तस्वीर थी। आधा जूते का निशान, सीसीटीवी में 1 घंटे का गैप और राहुल का मकसद। विक्रम ने इंस्पेक्टर यादव को पूरी थ्योरी समझाई। उन्होंने बताया कैसे एक छोटा सुराग कातिल तक ले गया। कातिल सोचता है वो चालाक है। राहुल ने भी यही सोचा। उसने दोस्तों को अलिबी बनाया, बारिश पर भरोसा किया, पर भागते समय कीचड़ में बना निशान उसकी सबसे बड़ी भूल थी। विक्रम बोले, सिर्फ जूता ही नहीं, समय ने भी हमारा साथ दिया। राहुल ने सोचा पिता की रुकी घड़ी उसे बचा लेगी, पर हर चीज को परखा जा सकता है। जब 1 घंटे के गैप को पकड़ा तो घड़ी का झूठ भी सामने आ गया। अब पुलिस के पास राहुल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। जूते का निशान, सीसीटीवी, स्टोर मैनेजर की गवाही। विक्रम सिंह ने फिर साबित किया, कोई जुर्म परफेक्ट नहीं होता, बस देखने के लिए पारखी नजर चाहिए। अगली सुबह पुलिस राहुल के घर पहुंची। राहुल बेखबर सो रहा था। उसे यकीन था कोई उसे पकड़ नहीं सकता। पुलिस ने आरोप लगाया तो वो हंस पड़ा, मैं तो दोस्तों के साथ था, आपके पास क्या सबूत है? तभी विक्रम सिंह कमरे में आए, हाथ में रॉयल क्राउन के जूते। उन्होंने जूते का तला दिखाया, यही जूता तुम्हारा है और यही निशान हमें क्राइम सीन पर मिला। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम बोले, तुमने सोचा क्लब में पार्टी करके बच जाओगे, पर सीसीटीवी में 1 घंटा गायब थे। राहुल अब चुप था। उसके सारे झूठ सामने आ चुके थे। आखिरकार राहुल टूट गया। उसने गुनाह कबूल कर लिया। शहर के सबसे उलझे केस का पर्दाफाश हो चुका था। कातिल कोई बाहरी नहीं, घर का ही चिराग निकला।